हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग हिंदी पेडालॉजी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं आपका एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन देखिए कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। पहला तो ये कि भाषा मनुष्यों के बीच जो है परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करते। देखिए पहला ही स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करते, जबकि आपको पता है कि ये जो है आपका वही कार्य करता है, जबकि ये बोलता है कार्य नहीं करता है। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण है। भाषा शिक्षण क्या है, पहला ये जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, दूसरा ये जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। तो ये बिल्कुल सही है कि भाषा शिक्षण मतलब यही होता है ना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है और उसको कैसे सिखाया जाए। तो आंसर 3 इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण आवश्यक है। तो भाषा शिक्षण किसके लिए आवश्यक है, पहला ऑप्शन देखिए कि भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए। तो भाषा शिक्षण जो रहता है ये तीनों के लिए आवश्यक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। पहला तो ये कि वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास। तो बिल्कुल सही है कि जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझ सके, कि उनके विचारों को समझ सकते, इस योग्यता का विकास होना चाहिए। दूसरा ये कि केवल पठन कौशल का विकास होना चाहिए। देखिए केवल ये जो केवल देखिए कुछ चीज़ होती है, जैसे कुछ वर्ड होता है आपका जो कि पेडालॉजी में एक नेगेटिव वर्ड कहते हैं हम लोग, और नेगेटिव वर्ड अगर आपको आंसर में दिखने को मिल जाए स्टेटमेंट में तो उसको देखते के साथ जो है आपको काट देना है, और कुछ पॉजिटिव वर्ड होता है तो यहाँ पे केवल जो है नेगेटिव वर्ड है, तो ये स्टेटमेंट को हम लोग हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ाने की क्षमता का विकास। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर जो रहेगा आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। पहला तो ये कि भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना ज़रूरी है। तो बिल्कुल सही बात है कि इसको समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना ज़रूरी है, क्यों। ठीक है, अगर भाषिक परिवेश उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो इसी से बच्चे का जो भाषा ही होता है वो उस पर जो है इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि अच्छे वातावरण के बच्चे जो रहते हैं ना अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, और जिस वातावरण में बच्चे रहते हैं उसी तरीके से जो है उन्हें भाषा का शिक्षण होता है। हिंदी भाषा का परिवार जो रहता है उसके बच्चे रहते हैं वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक मराठी का वो मराठी बोलता है। तो परिवेश जो रहता है कहीं ना कहीं उपलब्ध कराना ज़रूरी होता है। दूसरा, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। और तो तीसरा ये, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो तीसरा है आपका भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक। अब देखिए अत्यधिक कठोर, अब ये कठोर जो वर्ड है ये आपका नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसको देखते के साथ जो है इसको एलिमिनेट करेंगे। हमें आंसर क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव वर्ड पूछा है, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला तो ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। दूसरा ये कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। और तीसरा, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और चौथा ये कि वो समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ठीक है, इसमें मुझे कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए भाषा शिक्षण और भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर होता है, ये बिल्कुल सही है। भाषा अधिगम अर्जन जो होता है ना, ये जो लोग खुद अपने आप जो अर्जित हो जाता है, जैसे कि बच्चे जो है ना जिस माहौल में रहते हैं, जैसे बच्चा पैदा लेता है फिर 6 महीना साल भर होता है, साल भर के बाद 1 साल 1.5 साल के बाद वो खुद बोलना सब चीज़ सीख जाता है, 2 साल 3 2.5 साल के अंदर तक वो सारी चीज़ स्टेटमेंट जो है बोल लेता है। ठीक है ना, तो इसको भाषा अर्जन कहते हैं। लेकिन अगर वही कोई हिंदी भाषा का बच्चे है, अगर वो इंग्लिश अगर पढ़ रहा है और इंग्लिश पढ़ने के बाद वो इंग्लिश
पढ़ना सीखना चाहता है तो वो आपका भाषा अधिगम हो जाता है। तो ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता ही है। नेक्स्ट बोल रहा है भाषा शिक्षा में केवल भाषा ही शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ये नहीं है कि भाषा शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि केवल जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है। अब नेगेटिव कीवर्ड है तो ये नेगेटिव आंसर है, और यहाँ पे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर 2 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर थर्ड स्टेटमेंट हम लोग देखें ना तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए अगर आप जो है मान लीजिए भाषा को जो है हर एक चीज़ में जो है आप इसको इस्तेमाल दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग हिंदी जो है हमारा भाषा है, तो अगर हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें हिंदी का भी हम लोग हिंदी भी जो रहता है वो सहायक होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और समृद्ध भाषा परिवेश जो है ये भाषा अर्जित करने में जो रहता है सहायक होता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ये बोला है कि विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। दूसरा है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तो देखिए अगर हम लोग देखें कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो हर एक स्थितियों में और अलग विभिन्न संदर्भों में, ठीक है, अपने बात को हम अगर व्यक्त करने की कुशलता है तो इसकी विकास होना चाहिए। और विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना है। ठीक है ना, यानी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कहीं भी कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा गलत है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है और संदर्भ के अनुसार जो है आदमी को बोलना पड़ता है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ देखिए भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का अलंकारिक प्रयोग की क्षमता, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः डैश पर निर्भर करनी चाहिए। परीक्षा पद्धति पे, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, समय अवधि और लक्ष्य भाषा। तो जैसे कि देख रहे हैं हम विधियाँ मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो परीक्षा पद्धति पर निर्भर क्यों करेगा, या समय अवधि, लक्ष्य भाषा, ये करता है बच्चों का स्तर। कि बच्चे का स्तर हम लोग को देखना है कि बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, वो किस तरीके से जो है पढ़ पा रहा है, कितना, ये हमें देखना रहता है। उसकी आयु क्या है, 10 साल के 2 साल के बच्चे को जो है हम लोग 10 साल के बच्चे के जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर 2 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। पहला तो ये आवृत्ति का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या आगमन या निगमन का सिद्धांत। तो देखिए व्याकरण का जहाँ ये होता है वहाँ पे आगमन और निगमन आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे देखिए आगमन और निगमन मतलब क्या होता है। जैसे कि आगमन मतलब और निगमन, देखिए आगमन को हम लोग इंग्लिश में जो है इंडक्टिव कहते हैं, और निगमन को जो है हम लोग इंग्लिश में डिडक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो आगमन और निगमन मतलब समझने की कोई, यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा जो रहता है सीटेट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगमन को इंडक्टिव कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों पैडालॉजी से यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इसलिए ये देख लीजिए, आपका दोनों के लिए काम देगा। और निगमन को हम लोग इंग्लिश में डिडक्टिव कहते हैं। तो डिडक्टिव मतलब RED, रेड, याद रखिएगा। रेड मतलब क्या होता है, पहले रूल्स बताया जाता है फिर एग्जाम्पल्स दिया जाता है। ठीक है, यानी निगमन में पहले आपको जो है नियम बताया जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा। और आगमन जिसको हम लोग इंडक्टिव कहते हैं, इसमें पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है, उदाहरण दिया जाएगा, फिर इसके बाद इसमें जो है रूल बताया जाता है। इसको हम लोग आगमन कहते हैं, यानी इंडक्टिव कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मान लीजिए, अगर हम आपसे पूछेंगे कि राम जो है राम जो है एक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले आपको बता दिए कि राम जो है संख्या है, फिर हम आपको संख्या बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जो है हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो पहले हम आपको उदाहरण दिए, फिर हम आपको उसका रूल बताएं। ठीक है, लेकिन डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, यानी निगमन में क्या होता है कि
पहले जो है हम आपको रूल बताएंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो रूल हम बता रहे हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको निगमन, वस्तु को क्या कहते हैं हम लोग, संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में मान लीजिए राम जो है ये आपका क्या है, संख्या हो गया, और रांची जो है ये आपका क्या हो गया, संख्या हो गया। तो इसमें पहले हम आपको रूल बताए, फिर उदाहरण दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निगम नियम कहते हैं या डिडक्टिव कहते हैं। और इस चीज़ का जो है प्रयोग जो रहता है हम लोगों का व्याकरण पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। और दूसरा है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है। देखिए, अभ्यास करने के लिए कहता है और सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है। यहाँ बोल रहा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन मतलब प्रोत्साहित हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, ये सिद्धांत है। देखिए, सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसको अनुबंधन कहते हैं या अनुकरण कहते हैं या साहचर्य कहते हैं या जीवन समन्वय कहते हैं। तो इसको हम लोग अनुकरण कहते हैं। अनुकरण मतलब इंग्लिश में हम लोग इमिटेशन कहते हैं, नकल करना, ठीक है ना। तो बच्चे जो रहता है नकल करता है, इसलिए इसको सामाजिक परिवेश के इस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो जैसा देखता है वैसा करता है। नेक्स्ट है, मातृभाषा शिक्षण। पहला तो ये कि विद्यार्थी की भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है। दूसरा, शिक्षण को सरल बनाता है। तो मातृभाषा शिक्षण जो रहता है ना, ये शिक्षण को क्या करता है, सरल बनाता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपको हिंदी अच्छी तरीके से आती है, अगर आप स्कूल चले जाए और वहाँ पे आपका हिंदी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सब आपके छोटे हैं, आपको मतलब एक छोटा बच्चा है उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, उसे जैसे छोटा बच्चा जो रहता है ना, वो जिस भाषा में मतलब जिस जैसा उसका परिवेश होता है, उसके माता पिता जिस भाषा को बोलते हैं वही उसको भाषा आता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे लोग अगर स्कूल चले जाते हैं और वहाँ पे मान लीजिए उसके मातृभाषा को कोई अहमियत नहीं दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई हिंदी भाषा का परिवार है, उसे हिंदी आता है और जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ हिंदी का इस्तेमाल नहीं करके बस इंग्लिश में जाएगा, तो इस बच्चे को क्या समझ में आएगा, इस बच्चे को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना कि वो क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा है। तो इसलिए मातृभाषा शिक्षण मतलब क्या होता है कि ये शिक्षण को जो रहता है ना सरल बनाता है। तो आंसर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और अनिश्चित से निश्चित की ओर, और पुण्य से अंश की ओर, या अमृत से अमृत की ओर। तो देखिए, अमृत से अमृत की ओर जो रहता है ना, ये स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता है। तो आंसर 4 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित। नेक्स्ट, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, मनोरंजन, अनुकरण, या मौखिक और लेखन कार्य का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुमुखी प्रयास कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो ये हो जाएगा आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। आंसर 3 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।